हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। CFA लेवल 1 के समरी वीडियोस की प्लेलिस्ट बन रही है और अभी फिलहाल हम कॉर्पोरेट इशूअर्स कर रहे हैं। आज इसकी ये चौथी लर्निंग मॉड्यूल है, फोर्थ लर्निंग मॉड्यूल है। एंड आप जैसा जानते हैं, दीज समरी वीडियोस आर क्रिएटेड फॉर टू सेट ऑफ ऑडियंस। नंबर वन, अगर आपने ये लर्निंग मॉड्यूल नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इस वीडियो को अच्छे से देख करके जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इस लर्निंग मॉड्यूल में एग्जैक्टली है क्या। नंबर टू, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरे वीडियो से पढ़ाई करी है, पूरे लेक्चर देखे हैं और अब रिवीजन करना है उनको, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो से उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि जो हमारे क्लास नोट्स हैं उन्हीं से हमने ये समरी नोट्स बनाए हैं, सो दैट आपका जो ओवरऑल अलाइनमेंट है पढ़ाई का वो चेंज ना हो। आपने जिस चीज से पढ़ाई करी थी उसी से समराइज करो तो आपके लिए काम आसान होगा। चलिए, एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर था इन द बिगनिंग। अब शुरू करते हैं अपने आज का हमारा लर्निंग मॉड्यूल। आज का लर्निंग मॉड्यूल है अबाउट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, उसको हम डिस्कस करेंगे हियर। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल चिल सिंपल सा लर्निंग मॉड्यूल। इसका पहला लर्निंग आउटकम जो है ये एक्सप्लेन करता है कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, एंड इट ऑल्सो कंपेयर्स इशूअर्स कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कैश कन्वर्जन साइकिल होता क्या है। इंडिया में या फिर इंडियन कोर्सेज में इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर कैश साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नाम आ गया कैश कन्वर्जन साइकिल। इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि आप ये चेक करते हैं कि आपके पास कितने दिन की इन्वेंट्री है, आपके पास में कितने दिन से डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, एंड एट द एंड आप ये भी देखते हैं कि आपके पास में क्रेडिटर्स के कितने दिन से पैसे अटकाए हुए हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग हियर, आपने यहाँ पे इन्वेंट्री के पैसे देखे कितने दिन से फंसे हुए हैं। व्हेन यू टॉक ऑफ इन्वेंट्री, यू आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल, यू आर टॉकिंग अबाउट WIP एंड ऑल्सो FG। तो कितने दिन से आपने अपने पास में इन्वेंट्री पाइल अप कर रखा। इन्वेंट्री बेचने के बाद में भी डेटर्स काफी दिन तक पैसे नहीं देते, तो वापस पैसा ब्लॉक हो गया वहां पे। एंड आप ये भी इंश्योर करते हो कि क्योंकि क्रेडिटर्स को भी आप पैसे डे वन पे नहीं देते हो, आप भी उनको भी 15-20 दिन के ढीले से देते हो, तो आप उसको यहाँ पे नेट जरूर करते हो। इसीलिए किसी को भी अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है, दिस इज योर नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, इसका नाम आप नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज कैश कन्वर्जन साइकिल। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट लोअर CCC। अगर आपका लोअर CCC होता है तो क्या ये अच्छी बात है? दी बिग आंसर टू दिस इज ऑब्वियसली यस। अगर आपका लोअर CCC होता है, इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ज्यादा दिन तक पैसे इन्वेंट्री में पाइल अप नहीं करना पड़ता है। सपोजिटली योर बिजनेस इज अ फास्ट मूविंग बिजनेस, जहां पे आपको इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं रखना पड़ता है। बहुत तेजी से आपके यहां से गुड सेल होते हैं, तो इन्वेंट्री आती है, बिकती है, आती है, बिकती है। थिंक ऑफ FMCG हियर। तो FMCG के नाम में ही है फास्ट मूविंग। इफ यू आर डीलिंग इन सपोजिटली डेयरी, करेक्ट, दूध का काम कर रहे हैं, मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेंट्री का कोई झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री बहुत तेजी से निकलता है, हर दिन की इन्वेंट्री लोड होती है, हर दिन निकल जाती है, तो इन्वेंट्री कोई खास नहीं है। नंबर टू, डेटर्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसको भी बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो लोग टाइमली पेमेंट करते हैं। फास्ट मूविंग में ये फायदा है। थर्ड, आपको पीछे कंपनी से या क्रेडिटर्स से भी कुछ उधारी मिल जाती है, तो आप उसको भी यहाँ पे नेट करते हैं। नेट में अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो फिर भी आपके पैसे कुछ दिन के लिए फंसते हैं, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। और ये वर्किंग कैपिटल साइकिल लोअर प्रेफर्ड है। जितने कम दिन हमारा पैसा फंसे, उतने कम पैसे की हमको दरकार पड़ेगी। एंड ये कैसे हो सकता है? करने के कई तरीके। आप इन्वेंट्रीज को रिड्यूस कर दीजिए। अगर आपके पास में इन्वेंट्री कम हो गया, टेंशन अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा, आप अपने कस्टमर्स को कम क्रेडिट दें, यानी कि क्रेडिट में दे भी रहे हैं तो उनको थोड़ा बांध के रखें, जल्दी पैसे लें, तकादा करें, वगैरह वगैरह। सो दैट कैन बी डन। एंड सप्लायर्स को आप डिलेड पेमेंट करें, तो इससे भी आप ऑब्वियसली अपना CCC यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसको बैलेंस करके चलना होगा। अगर आप अपने वेंडर्स को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप भी हर्ट होंगे, उस बात का भी ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना होगा। बट यस, इफ समबडी आस्क इन अ वेरी सिंपल मैनर कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल, आई वुड से लोअर द बेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप CCC को कभी भी ऑब्जर्व करें तो कभी भी एक कंपनी को रैंडमली किसी भी कंपनी के साथ में कंपेयर ना करें। Ideally, you should be comparing one company within the industry only. Why? Because कई कंपनीज ऐसी हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनका लॉन्ग CCC होता है बिकॉज दे हैव टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। वहीं पे
एयरलाइंस का सीसीसी कम होता है। वाई? उनके कैश कन्वर्जन साइकिल इसलिए कम होते हैं क्योंकि नंबर वन, उनको पेमेंट पहले आती है, तो एक तो उनकी सेल्स प्रीपेड होती है, नंबर टू उनको इन्वेंट्री क्या चीज की रखनी है। तो देखा जाए तो उनके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं। तो ऐसे में आप एक फार्मा कंपनी को एयरलाइन कंपनी से कंपेयर करेंगे, अगर उनके कैश कन्वर्जन साइकिल को कंपेयर करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा? सही होगा कि आपको जो भी कंपेरिजन करना है वो विद इन द इंडस्ट्री करिए, या फिर कंपनी की पुरानी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट ईयर कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल क्या था, इस साल क्या है, वो कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं, इंडस्ट्री के बाहर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ऑल्सो कैश कन्वर्जन साइकिल सीजनैलिटी और बिजनेस कंडीशंस के साथ में भी बदलता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको हम कहते हैं टोटल वर्किंग कैपिटल। एक नेट वर्किंग कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप ऑपरेटिंग करंट एसेट्स लेते हैं, उसमें से ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग करंट एसेट्स में कुछ बहुत लिक्विड आइटम्स जो होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, जैसे कि कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम अपने करंट एसेट्स में से जब एक्सक्लूड करते हैं तो हम उसे ऑपरेटिंग करंट एसेट्स कहते हैं। सिमिलरली शॉर्ट टर्म डेट और करंट डेट को जब हम अपने करंट लायबिलिटीज में से डिडक्ट कर देते हैं, बेसिकली एक्सट्रीमली लिक्विड आइटम्स को जब हम डिडक्ट कर देते हैं, तो उस केस में हम ऑपरेटिंग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज तक पहुंच जाते हैं, एंड दैट टाइम वी कैन कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल। So net working capital is operating current assets minus operating current liabilities. एक गजब का कॉन्सेप्ट और है जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया है, बट द न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ दिस इज कवर्ड इन अवर लेक्चर। सो जो लोग अभी इसको समरी के इंटेंट से देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार आपको नोट्स खोल करके हमारे इस वाले पार्ट का न्यूमेरिकल देख लेना चाहिए। देयर इज ओनली वन न्यूमेरिकल इन दिस एंटायर लर्निंग मॉड्यूल। और जो लोग अभी इसको फर्स्ट टाइम एज एन इंट्रो लेक्चर देख रहे हैं, डोंट वरी, जब आप मेन लेक्चर्स देखेंगे तो उस समय ये न्यूमेरिकल एग्जांपल आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इट इज अ वेरी बेसिक आइडिया। क्या है ये कॉन्सेप्ट, ये मैं जरूर समझा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपका अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है सपोजिटली 2% फॉर पेइंग 30 डेज अर्लियर, ठीक है, तो ये एनुअली आपके लिए कितनी बड़ी बात है। तो आप ये 2% जो है इसको आप ऐसे ना देखें कि 2% ही है, ये 2% सिर्फ 30 डे की पेमेंट के लिए। आप रफली अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो 360 डेज पे तो ये लगभग 24% के आसपास चला जाएगा, अगर मैं सिर्फ सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं तो। सिंपल तरीके से क्या होगा, 2% is the discount that you are getting if you pay 30 days in advance. So technically if you miss out on this, so in that case हम कह सकते हैं कि सिर्फ 30 दिन पेमेंट डिले करने के लिए आपको 2% का नुकसान हुआ। तो अगर आप 360 डेज पे इसको कंप्यूट करेंगे, इट वुड टर्न आउट टू बी 24%। तो इस तरह से आप इफेक्टिव एनुअल रेट निकालते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, एक बार न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट लिक्विडिटी, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंपेयर द इशुअर्स लिक्विडिटी लेवल्स। सबसे पहले लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी है कि आपके हाथ में कितना कैश और लिक्विड एसेट्स है ताकि आप अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको मीट कर पा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इन्वेंट्री जो होता है उसको हम लेस लिक्विड गिनते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करते वक्त काफी मेहनत लगेगी। इन्वेंट्री सबसे पहले बेचनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। बेचने के बाद में वो अकाउंट्स रिसीवेबल के पास रहेगा तो उसमें भी पैसा आने में टाइम लगेगा। सो इन्वेंट्री को कभी भी हाईली लिक्विड एसेट नहीं गिनना चाहिए। क्या अकाउंट्स रिसीवेबल को कंसिडर किया जा सकता है? किया जा सकता है। Next we are talking about primary liquidity and secondary liquidity sources. So primary liquidity जो sources होते हैं वो होते हैं basic एरियाज जहां से आपके पास पैसा आ सकता है, जैसे कि कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बोरोइंग, या फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आप कमा करके पैसे इकट्ठा कर लिए या फिर बैंक से उधारी ले लिए, कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये सब आपके लिए प्राइमरी लिक्विडिटी का काम करते हैं। एंड आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है वो भी आपकी लिक्विडिटी पोजीशन पे डिपेंडेंट है। इस पे मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया है स्पाइस जेट का। बेसिकली अगर किसी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खतरे में आ जाए तो उसकी सॉल्वेंसी भी खतरे में आ जाती है। सो बेसिकली सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी आर आल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अब सेकेंडरी रिसोर्सेज की बात करते हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज तो सारे हो गए जो बेसिक हम हमेशा से जानते हैं। सेकेंडरी आते हैं ऐसे अद्भुत अद्भुत जो कि आप आमतौर पे नहीं चाहोगे कैश जनरेट करने के लिए। ये वो तरीके हैं। नंबर 1, डिविडेंड रोक दीजिए। अब डिविडेंड रोकना विल सेंड नेगेटिव सिग्नल्स, एंड नेगेटिव सिग्नल्स दे करके अगर आपके पास पैसा आ रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत बैड आइडिया है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना। जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स है वो नहीं करना, अगेन अ वेरी बैड आइडिया। एसेट बेचना, शेयर्स इशू करना, डेट रीस्ट्रक्चर करवाना, बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन करवाना, ऑल दीज आर बैड आइडियाज। एंड इसलिए यहां पे लिखा है कि ये कॉस्टली भी होता है, एट द सेम टाइम दीज सेंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव सिग्नल्स
टू योर शेयर होल्डर्स एंड योर स्टेक होल्डर्स। तो ये खराब मैं कह सकता हूँ सोर्सेस है, सेकेंडरी सोर्सेस है। लिक्विडिटी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। लिक्विडिटी कॉस्ट है बेसिकली द फीस एंड कमीशन फॉर सेलिंग एन एसेट एट अ रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू इट्स इलिक्विडिटी। अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी रियल एस्टेट। अगर मैंने एक घर खरीदा है सपोजिटली 5 करोड़ रुपए का, और मेरे को एक पैसे की दरकार है, तो वो घर मुझे इमीडिएट बेसिस पे बेचने के लिए ब्रोकर्स को बहुत सस्ती डील देनी होगी। आई विल हैव टू टेल देम कि देखो घर 5 का है, मेरे को 4 भी मिलेगा तो चलेगा। तो उस केस में आई एम रेडी टू फॉरगो अ पोर्शन ऑफ द वैल्यू, एंड दैट इज वाई उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी कॉस्ट। ये आमतौर पे कैलकुलेट रियल एस्टेट पे नहीं होगा, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनका जो भी फेयर वैल्यू है, उस फेयर वैल्यू पे कितना परसेंटेज अपने को यहाँ पे एक डिस्काउंट देना पड़ रहा है, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट हो सकता है। अगर मैं अपने रियल एस्टेट वाले एग्जांपल पे जाऊं तो मुझे 5 करोड़ का मेरा एसेट है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट देना पड़ गया, तो मुझे 1 करोड़ का एक तरह से डिस्काउंट देना पड़ गया टू बी एबल टू सेल माई इलिक्विड एसेट एट 4 करोड़ इमीडिएटली। तो ये जो करना पड़ा, तो ये आपको एक तरह से लिक्विडेशन कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका बताता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और है, वो है ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी। आप आगे जाकर के पढ़ेंगे अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो, और नहीं तो आप पढ़ ही चुके होंगे। ड्रैग्स ऑन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है जहां पे आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है। आमतौर पे जो लिक्विडिटी को लेकर के प्रॉब्लम्स आती है कंपनीज को, वो यही होता है कि यार या तो पैसा आ नहीं रहा है या तो बहुत जल्दी से जा रहा है। ये दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। ठीक है, हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। ड्रैग ऑन लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, पैसा आ नहीं रहा है, और पुल्स ऑन लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, पैसा कुछ ज्यादा जल्दी जा रहा है। ये दोनों चीजों से प्रॉब्लम होती है हमें। अब इसमें आप देख लीजिए, पैसा नहीं आने में ऑब्वियसली रिसीवेबल्स का पैसा नहीं आ रहा है, पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, यानी कि अब इन्वेंट्री निकल नहीं रही है, डेड स्टॉक हो गया है। एंड तीसरा, टाइट क्रेडिट। कई बार आप क्रेडिट मांगने जाते हैं, बैंक से बोरोइंग लेने जाते हैं विथ द व्यू कि मिल जाएगा लोन, लेकिन नहीं मिलता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये तीनों पोजीशन को हम कहते हैं ड्रैग ऑन लिक्विडिटी, यानी कि कैश इनफ्लो में देरी हो रही है। देन वी हैव पुल्स ऑन लिक्विडिटी। पुल्स ऑन लिक्विडिटी में आउटफ्लोज की बात है, और आउटफ्लोज कुछ ज्यादा जल्दी हो रहे हैं। नंबर 1, आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे रहे हो। नंबर 2, आपकी क्रेडिट लिमिट्स रिड्यूस हो गई, तो आपको अब जल्दी पैसे देने पड़ रहे हैं। आपके शॉर्ट टर्म लाइंस ऑफ क्रेडिट लिमिट हो गए, तो अगेन आपको पैसे फटाफट देने पड़ रहे हैं। एंड आपके पास पहले से ही लिक्विडिटी कम थी, तो अगेन ये भी एक आपके लिए पुल ऑन लिक्विडिटी का काम कर सकता है। तो ये सारे सिचुएशन में कंपनी का कैश बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है एंड कंपनी इज नॉट एबल टू होल्ड अप। इसके अलावा वी हैव कॉन्सेप्ट लाइक रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, जहां पे करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। फिर आता है क्विक रेशियो, जहां पे आप सिर्फ उन्हीं एसेट्स को कंसिडर कर रहे हो जिनको आप ऐसे मानते हो कि क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो करंट एसेट्स में आप सिर्फ कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अकाउंट रिसीवेबल को कंसिडर करते हो एज योर क्विक एसेट्स, इसको कंपेयर करते हो विथ योर करंट लायबिलिटी। एंड कैश रेशियो में आप अकाउंट्स रिसीवेबल को भी कंसिडर नहीं करते हो, उसमें आप सिर्फ कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी को कंपेयर करते हो अगेंस्ट करंट लायबिलिटी। इन एनी ऑफ द सिचुएशंस यू वुड वांट कि ये तीनों ही रेशियोज ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि लेसर देन 1 होने से आपकी कंपनी में एक लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएगा विच यू वुड नॉट वांट। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में चलते हैं। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम एंड द फाइनल लर्निंग आउटकम टॉक्स अबाउट व्हाट आर द इशूअर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं एंड वो कैसे अपनी लिक्विडिटी इश्यूज को केटर करते हुए चलेगा। तो नंबर 1, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते वक्त आपके जो मेन इश्यूज हैं वो ये है कि नंबर 1 भाई प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो, यानी कि हम ऐसे डिसीजन ना लें जिसके वजह से हम अपने लॉसेस बियर कर रहे हैं या फिर में प्रॉफिट कम कर रहे हैं। जैसे कि अ कंपनी अननेसेसरली होल्डिंग अ लॉट ऑफ कैश वुड ऑल्सो नॉट बी एबल टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव। क्यों? अगर आपने हद से ज्यादा कैश होल्ड कर रखा है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो आपको वो काम भी नहीं करना है। नंबर 1, आपको लिक्विडिटी एनफ मेंटेन करनी है, ये बात ठीक है, लेकिन उससे ऊपर भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी रखनी है। इसका मतलब आपको बैलेंस करना अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को। टू मच इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, टू लेस इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। अब अप्रोचेस क्या हो सकता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर के? 3 अप्रोचेस चलती हैं, एक है कंजर्वेटिव, एक है एग्रेसिव, एक है मॉडरेट। सो कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है जहां पे आप शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ले लेते हो। इसका मतलब यू हैव, मतलब मैं ऐसे समझाता हूं आपको, दैट यू हैव टेकन अ लोन बाय मॉर्गेजिंग योर होम इन ऑर्डर टू बाय अ
और इन ऑर्डर टू टेक अ वेकेशन, ठीक है, मतलब मैं पर्सनल फाइनेंस के लेवल पे बता रहा हूं। कितना सुनने में ही ऑड लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हो। हाँ, आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको एक शॉर्ट टर्म एसेट खरीदना है। तो ये जो तरीका है ये कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव तरीका है, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म एसेट में अगर पैसे डाल रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके पैसे भी काफी जल्दी आ जाएंगे। जो वापस आप, मैं कह सकता हूं प्लॉ बैक है, वो जल्दी होता है। तो अगर प्लॉ बैक जल्दी हो रहा है तो आपके पास तो पैसे जल्दी आ जाएंगे, तो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया ही क्यों? तो दिस इज अ कंजर्वेटिव थॉट, जहां पे हम सोचते हैं यार पैसे आ जाएंगे, कल को नहीं आए तो क्या, तो एक काम कर लॉन्ग टर्म लोन ले ले। आमतौर पे ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये काम करना अच्छा नहीं है। बट कई लोग इस तरह से काम करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। लोन लेंगे लंबा, यानी लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट भले ही छोटा ही करना हो। फिर आते हैं कई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, ये उल्टा काम करते हैं। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसे डालते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म फंडिंग लेकर के ये काम करते हैं। ऑब्वियसली इनका इंटेंशन ये रहता है कि सस्ते में लोन ले लेंगे और लोन रोल ओवर करवा लेंगे। रोल ओवर का मतलब ये है कि एक बार 6 महीने का लोन ले लेते हैं, 6 महीने बाद रिन्यू करवा करके और एक 6 महीने का लोन ले लेंगे। सो इस तरह हम अपने लॉन्ग टर्म एसेट को भी शॉर्ट टर्म फंडिंग से कंट्रोल कर लेंगे। दिस इज अ वेरी एग्रेसिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि इसमें आपने पैसे तो टाई कर दिए इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, लेकिन आपका पैसा जो फंडेड है वो शॉर्ट टर्म फंडेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे मैंने लिखा इट कैन इन्वॉल्व लोअर कॉस्ट इन द बिगिनिंग, बट लोअर कॉस्ट तो अपने आप ही हो जाएगा बिकॉज यू आर टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। बट शॉर्ट टर्म लोन सस्ते तो होते हैं, बट उसमें रोल ओवर रिस्क जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो वो चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। एंड ऑब्वियसली फिर आता है एक बैलेंस्ड अप्रोच, जहां पे आप एक मॉडरेट वे में काम करते हैं, ना ही आप ज्यादा एग्रेसिव हैं और ना ही आप ज्यादा यहाँ पे कंजर्वेटिव है। लास्ट में आता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म फंडिंग लेने जाएं तो किन किन चीजों पे, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि हमको शॉर्ट टर्म फंडिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नंबर 1 ऑब्वियसली कंपनी साइज पे मिलता है। अगर आपकी कंपनी छोटी कंपनी है तो आपको शॉर्ट टर्म फंडिंग जल्दी से मिलेंगी ही नहीं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल ही रेज करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फंडिंग यानी कि वर्किंग कैपिटल लोन्स टाइप की चीजें आपको शायद ना मिले। नंबर 2 आपकी क्रेडिट वर्दिनेस पे ये डिपेंड करता है। नंबर 3 लीगल सिस्टम कितना रोबस्ट है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म फंडिंग मिलना आसान है इंडिया में, क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम एज वेल एज आवर फाइनेंशियल सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रांग, तो वो एक प्लस पॉइंट है। रेगुलेटरी कंसर्न्स भी है, कई जगहों पे आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग ही लेनी पड़ेगी। सपोजिटली आपके रेगुलेटर ने कहा कि शॉर्ट टर्म फंडिंग एक लिमिट के बाद आप ले ही नहीं सकते, तो उस केस में आप नहीं ले सकते। एंड लास्ट आता है अंडरलाइंग एसेट्स। आमतौर पे शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए कोलैटरल देना पड़ता है, अगर आपके पास कोलैटरल है ही नहीं देने को तो शॉर्ट टर्म फंडिंग भी आपको नहीं मिल सकती है। सो दीज आर बेसिक फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द फर्म्स शॉर्ट टर्म फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा हम लोगों ने अच्छे से गो थ्रू किया है, एंड इससे आपका एक अच्छा समराइज्ड वे में तैयारी हो जाएगा। जो लोग भी इस पूरे वीडियो को यहां तक देखे और ये सोचे कि सर दिस वाज लिटिल टू क्विक, तो मैं आपको बता देता हूं दीज आर नॉट अवर मेन वीडियोस। आवर मेन वीडियोस आर वे आई वुड से एक्सपैंडेड, या फिर एक्सपैंडेड इज द रॉन्ग वर्ड, बट दे आर मोर इलेबोरेट, एंड हमने चीजों को अच्छे से धीरे धीरे डिस्कस किया है। यहाँ पे उन चीजों को हम समराइज करने जा रहे हैं या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो एक बेसिक जस्ट याद करना काफी होगा। एंड आई एम श्योर जिन्होंने मेन वीडियोस पूरे देखे हैं और वो अभी इन समरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। एंड इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे, उसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। So that was it for this learning module. I hope you have enjoyed this. I'll see you in the next one. Bye bye.